नमस्कार दोस्तों। राज हमारी अच्छी सेहत का बस इतना सा ही है। रोग भी हमने पाल रखे हैं और दवा भी लेते हैं। कमोबेश आज यही देश की स्थिति है कि रोग भी हम ही ने पाल रखा है और दवा भी हम ले रहे हैं। अब आप रोग को समझ सकते हैं कि इस समय देश में रोग क्या है और दवा क्या है। इन सारी स्थितियों के बाद आज चूंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसलिए मैं उसकी आप सबको बधाई देता हूं। और एक बात कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से एक बड़ा प्रशंसनीय कार्य हुआ और वो प्रशंसनीय कार्य था कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा क्रांतिकारी काम किया। और वो क्रांतिकारी काम क्या था कि उसने राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पास किया। राजस्थान ही वह राज्य था जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया था। उसके बाद में केंद्र सरकार ने पास किया। इसी तरीके से तमाम तरह की क्रांतियों में राजस्थान का योगदान है और इसलिए मैं राजस्थान की गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार को सलाम करता हूं कि उसने एक अच्छा काम किया। उसने गरीब लोगों की, उन परिवारों की पीड़ा को समझा जिन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिलती थी। और जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर वहां पहुंचे तो उन्होंने एक ही चीज, जब वो स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उनसे कहा कि मैं एक चीज चाहता हूं, यदि आप मुझे दे सके, कि यहां राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य के लिए ना भटकना पड़े। इमरजेंसी सेवाएं तो कम से कम मिलनी चाहिए और मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। और राजस्थान सरकार ने वो कर दिखाया और राजस्थान में सभी को स्वास्थ्य की सुरक्षा देने का अधिनियम पारित किया गया। ऐसी स्थिति में किसी के पास कोई पैसा हो न हो, किसी भी निजी अस्पताल में चले जाएं, वो किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं और अपना इलाज कराएं और उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाए। तुरंत अस्पताल करेगा, वो अस्पताल बिल बनाएगा और बिल बना के सरकार को देगा, सरकार उसका पेमेंट करेगी, लेकिन आम आदमी पर उसका बोझ नहीं पड़ेगा। तो यह एक बहुत अच्छी चीज है। राइट टू हेल्थ कि प्रदेश के सारे लोगों को 100% लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसका इलाज हो, सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च करे। ये राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा में पारित करा के राहुल जी से जो कही हुई बात, जो हमारे घोषणा पत्र में जो स्वास्थ्य का अधिकार दिए जाने के 2018 वाले में स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, उसका भी हमने पूरी तरह से जनता को, ये जनता के लिए कानून बनाया, जनता के द्वारा बनाया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, खूब संसाधन है, सीएससी, पीएससी, हमारे पास सब सेंटर, डीएच, एसडीएच, और हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। हमारे लिए जितना कश्मीर, केरल में, हमारे केरल से भी ज्यादा हमारे पास संसाधन है आज की तारीख में। तो हम राइट टू हेल्थ देकर लोगों को ये विश्वास देना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी कोई भी गंभीर बीमारी होगी, हमने तो देखा, हम तो एमएलए रहे पहले, वो सरकारें दिन भी देखे हैं लोगों के जब दवाइयों के खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जांच कराने का सवाल ही नहीं था, एक्सरे कराना बहुत बड़ी बात थी, सोनोग्राफी कराना बहुत बड़ी बात थी, और एमआरआई तो किसी गरीब की होती ही नहीं थी, पैसे वालों की होती थी। आज सारी, चाहे दवाई, वो चाहे आपकी सोनोग्राफी हो, एमआरआई हो, कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी कैंसर की भी जांच जो 40,000 की होती है, वो भी हम फ्री कर रहे हैं। चाहे कैंसर के कितने इंजेक्शन लगे वो भी फ्री दे रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज इस साल हमने जो शुरू किया वो प्रदेश के हर लोगों को मिलेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि बीजेपी के टाइम जब सरकार थी 4 साल पहले, उनके टाइम 3% बजट खर्च होता था, 3%। आज हमने उसको बढ़ाकर 7% कर दिया, जो देश में सबसे ज्यादा पूरे बजट का हिस्सा हम 7% सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सीएससी, पीएससी हमारे पास खूब है, सबसे अच्छे नंबरों में है। तो हम चाहते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हर आदमी को, हर नागरिक को अधिकार मिला है। उसका इलाज सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब अस्पतालों में उसका इलाज फ्री होगा। और उसको अधिकार मिल गया, चाहे उसके पास संसाधन है या नहीं है, वो जाकर कहेगा मेरा इलाज करिए, फ्री इलाज होगा। आज जिससे चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, आज निःशुल्क इलाज हो रहा है राजस्थान में।
आज लोगों को नया जीवन मिल रहा है राजस्थान में। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा जो आज मॉडल बना है स्टेट, वो राजस्थान है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, इसकी तो सभी को मांग थी, और यह मांग जब सबको थी तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? यह देश कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर स्थापित है, और कल्याणकारी राज्य बनाना जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को सरकारें निभाती नहीं। आज स्थिति क्या है? नफरत में छिपी हुई सरकारें वो सच नहीं देखना चाहती, न दिखाना चाहती। यदि कोई आईना दिखा दे तो उस आईने को तोड़ देंगे, आईना न तोड़ पाए तो आईना दिखाने वाले को तोड़ देंगे। कमोबेश यह सरकार चल रही है। ऑक्सफैम इंडिया ने एक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट जारी की थी। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के 64% लोग जो ऐसे हैं जिनके पास में अपने खाने के लिए स्थिति नहीं है, बावजूद इसके वो टैक्स में सबसे बड़ा योगदान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास हिंदुस्तान की आधी संपत्ति है। इससे आप समझते हैं, आधी से ज्यादा है। इससे आप समझते, फिर क्या था? नजरों में आना तो है ही है। और हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु हैं, मानव महामानव हैं, उनकी नजरें इनायत हो गई और ऑक्सफैम पे छापे पड़ने शुरू। अब सीबीआई जांच करने की बात कह दी गई। सब कुछ हो गया। आप जानते हैं कि क्या होता है और क्यों होता है, तो सारी चीजें सामने आ रही। तो यह भारत है और यह भारत बनाया। क्यों? इसको समझना पड़ेगा। इसके पीछे वजह है, क्योंकि सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार तो काम ही कर रही है पूंजीपतियों के लिए, और पूंजीपतियों में भी सेलेक्टेड पूंजीपतियों के। आप देखिए, यह जो मित्र काल है, जो अदानी काल है, अब ये मोदी काल नहीं है, ये भाजपा काल नहीं है, ये 21वीं सदी नहीं है, ये अदानी काल है। और अदानी काल में होता क्या है? एयरपोर्ट अदानी को, पोर्ट्स अदानी को, रोड अदानी को, डिफेंस अदानी को, मीडिया अदानी को, कोयला अदानी को, बिजली अदानी को, और क्या चाहिए? पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी, ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए। नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 हवाई अड्डों को प्राइवेटाइज करने के प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। फरवरी 2019 में सरकार के नजदीकी अडानी समूह को पीपीपी मॉडल के तहत लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद, मैंगलोर और गुवाहाटी में 6 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये खबर ध्यान देने वाली इसलिए है क्योंकि अडानी समूह के पास हवाई अड्डों के संचालन या प्रबंधन का कोई पिछला अनुभव था ही नहीं। ये कहानी मित्र काल के कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सच्चाई बोली। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, उसके बारे में सबूत देकर मैंने सच्चाई बोली। ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई, मेरे रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए। ये देखिए रिश्ता। फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। इसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं आया, मीडिया ने कुछ नहीं बोला, और जो सवाल मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछे, सबूत देकर पूछे, उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। एयरपोर्ट उद्योग इस देश का सनराइज इंडस्ट्री है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है।
देश के हवाई अड्डों पर नियंत्रण का अर्थ है देश के संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण। ये है एयरपोर्ट्स का अदानी द्वारा असली कब्जा। यूपीए सरकार के लिए हवाई अड्डों के निजीकरण का विचार उनके बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए निजी निवेश लाना था, जिससे यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव मिले। मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं प्रो बिजनेस हूँ, मगर मैं मोनोपोली के खिलाफ हूँ और मैं जादू के खिलाफ हूँ। कौन सा जादू? 609 से 2 का जादू, 4 से 14 का जादू, 0 से 6 का जादू। वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये प्रधानमंत्री के फेवरेट मित्र पर लागू नहीं होता। उन्हें जमीन, समुद्र, आसमां सब कुछ है मिलता। एक व्यक्ति जिसने एयरपोर्ट कभी नहीं चलाया, जो एयरपोर्ट बिजनेस को समझता ही नहीं है, उसको हिंदुस्तान के सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट पका दिए गए। सरकार झुक गई और अडानी समूह के पक्ष में नियम बदल दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने से पहले और बोली लगाने के बाद हवाई अड्डा क्षेत्र में पूर्व अनुभव की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। दूसरा सवाल, एक ही व्यक्ति को 6 एयरपोर्ट्स क्यों दिए गए? नियम था कि एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 एयरपोर्ट दिए जाए। ये 6 हवाई अड्डा विकास परियोजनाएं हाईली कैपिटल इंटेंसिव हैं और इसमें प्रोजेक्ट फेलियर्स होने की संभावनाएं भी हैं। और यदि कोई परियोजना विफल होती है तो विफल परियोजनाओं को लेने के लिए अन्य सक्षम बोलीदाता उपलब्ध होने चाहिए। एक और सवाल, जब ये निर्णय लिया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन, फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग सब ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि ये निर्णय गलत है। इनके ऑब्जेक्शन को किसने ओवरटर्न किया और क्यों? जो कंसेशन 30 साल का था, उसे 50 साल का क्यों किया गया? और जो रेवेन्यू मॉडल था, उसको क्यों बदला और किसने बदला? आखिरी जादू, मुंबई एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स के सोने की चिड़िया। मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटर पर एजेंसीज का दबाव, सीबीआई, ईडी, और जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट्स के ऑपरेटर अदानी जी को एयरपोर्ट ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही एजेंसीज उनको क्लीन चिट दे देती। मैंने ये सारे मुद्दे उठाए और ये सुनिए नरेंद्र मोदी जी का जवाब। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने शायद दुष्यंत जी की कविता की अगली 2 पंक्तियां नहीं पढ़ी। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। सच्चाई बोलना, सच्चाई का सामना करना हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश का इतिहास। सब कुछ अदानी, और अदानी को हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, इजराइल में हो, कहीं भी हो, वहां पर ठेके पट्टे दिलाने हमारे प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं और लेके भी पहुंच जाते हैं, और कई जगह वहां सौदा करके आ जाते हैं और अदानी जाते हैं और सौदा उठा लेते हैं। तो यह स्थिति है। और इसको लेकर के जब राहुल गांधी बोलते हैं तो क्या हो जाते हैं? डिस्क्वालिफाइड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ सकते हैं? यह स्थिति है। क्यों? क्योंकि अदानी रहेंगे तो मोदी रहेंगे, इसको समझने की जरूरत। और अदानी की जेब में पैसा डालने के लिए क्या करेंगे? आपको लूटा जाएगा, टैक्स से भी और महंगाई से भी। और महंगाई की स्थिति क्या है उसको भी समझने की। 2013-14 की यदि बात करें तो उस फाइनेंशियल सेशन में 10 किलो आटा जो है 210 रुपए का मिलता था। आज कितने का मिलता है? 450 का। दूध जो था 35 से 40 रुपए में मिलता था, आज कितने का है? 65 से 70 रुपए। देसी घी की स्थिति इसी तरीके से 300 रुपए का मिलता था 1 किलो, आज स्थिति है वो 700 रुपए का मिलता है। सरसों का तेल है वह 50 रुपए के इर्द गिर्द मिलता था, आज वो 150 रुपए के ऊपर है। अरहर की दाल थी 80 रुपए के नीचे मिलती थी, आज 180 रुपए के आसपास। और रसोई गैस जो 400 से 410 रुपए के बीच मिलती थी, वो आज 1150 रुपए। और पेट्रोल जो आपको
65 रुपए के अंदर मिलता था, वो पेट्रोल आज तकरीबन 100 रुपए है। तो इससे आप समझिए, इसी तरह डीजल जो 50-52 रुपए मिलता था, वो आज 90 रुपए के ऊपर है। तो इस स्थिति में आप खड़े, और ये लूट के पैसा किसके लिए लगाया जा रहा है? अडानीज के लिए, अंबानीज के लिए, उनके कर्ज माफ करने के लिए, उनको धनाढ्य बनाने के लिए। दुनिया के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो फिर तो बात आई दुनिया की अर्थव्यवस्था से अपने मुकाबले की बात करते हैं। तो बात कर लीजिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन की है, 23 ट्रिलियन की, और यानी 23 लाख करोड़ डॉलर की। दूसरे नंबर पे चाइना की है, चाइना के 18 लाख करोड़ डॉलर की है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जापान की, जहां की 4.9 लाख करोड़ डॉलर की है। और इसके बाद में जिस तरीके से है, आप ये इतना बड़ा गैप आप देख ही रहे। इसके बाद में चौथे नंबर पर जर्मनी है, जर्मनी की 4.2 ट्रिलियन डॉलर की है। और फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे ब्रिटेन की है, और ब्रिटेन की कितनी है? 2.9 लाख करोड़ डॉलर की। तो आप इससे समझिए। और भारत कहां है भाई साहब? भारत को कहते हैं 5वें नंबर पर आ गया, 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन के आ गया, यह बताते हैं। और जब यह बताते हैं तो आप समझिए क्यों। क्योंकि भारत पर जो कर्ज 54 लाख करोड़ का हुआ करता था, वो आज कर्ज 160 लाख करोड़ का हो गया है। यानी भारत कर्ज लेकर के अपनी इकोनॉमी चला रहा है, और इतना बड़ा कर्ज लेकर के चला रहा है। इससे आप समझिए। एप्पल फोन की यदि आप बात करेंगे तो अमेरिका का जो एप्पल फोन है, उसी की अकेले जो नेटवर्थ है वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है। अब आप समझ लीजिए, 2.7 ट्रिलियन डॉलर। और भारत की इकोनॉमी का सपना देखा जा रहा है कि आने वाले 2030 में 32 में जाके वो 5 ट्रिलियन डॉलर की हो। काहे के बूते? कर्ज के बूते। तो यह हालत है। तो यह भारत की कुल जमा अर्थव्यवस्था जो है आज, वो 0.8 ट्रिलियन डॉलर कम है। आप ये समझिए, यह अंतर रह गया है। तो यानी एप्पल से सिर्फ 0.8 ट्रिलियन डॉलर ही ऊपर है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यह स्थितियां हैं, और इन सब का मुकाबला तो छोटे छोटे से देश आपसे ऊपर है, और आप कहते हैं हम ये। आप समझिए, और हैं किस बूते? कर्ज के बूते। तो यह है। तो जिस तरह की स्थितियां हैं, जिनसे आप कहते हैं कि आप विश्वगुरु बन गए, आप दुनिया के जाने क्या बन गए, तो ना तो आप चाइना के इर्द गिर्द हैं, और ना आप अमेरिका के इर्द गिर्द। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हैं तो उसी की हत्या कर रहे होते हैं, ये सामने आता है। और उसके लिए ध्यान भटकाने के लिए आप क्या करते हैं? मस्जिदों पे हमला करवाएंगे, झंडे लहरवाएंगे, और न जाने क्या क्या करेंगे। तो साहब, आप इस नफरत के बूते सही बात से ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको अडानी को बनाना है, देश को कर्जदार बनाना है, दुनिया को, देश को महंगाई में झोंकना है, और लोगों को कर्ज में डुबोना है। आपने क्या कहा कि हमने इस बार रेपो रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में 1 साल के भीतर आपने 6 बार रेपो रेट बढ़ा दिया, लेकिन महंगाई कम होने की बजाय बढ़ी गई। कहते रहे आप, दावे करते रहे महंगाई कम हो, लेकिन वो बढ़ती गई। यह हालत है। रोजगार छिनते चले गए। आज 80 करोड़ से अधिक बेरोजगार भारत में है। दुनिया की सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारत, दुनिया का सबसे बड़ी भूखमरी की आबादी हमारे देश की है। प्रधानमंत्री कहते हैं 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के जरिए रोटी खिला रहे हैं। तो आप समझिए इसको। तो यह स्थिति हो तो आप
इन बातों से समझ सकते हैं। तो सरकार के लिए अडानी महत्वपूर्ण है और वो अडानी के लिए काम करती है, वो आपके लिए काम नहीं करती। इसलिए आप अब ये चर्चा करना बंद कर दो, हम भी करते हैं कि साहब सरकार क्या कर रही है। सरकार तो वही कर रही है जिसके लिए आई है, जिसने उस पर इन्वेस्ट किया है और जिसने उस पर पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया है, उसके लिए साहब आए हैं और उसके लिए कर रहे हैं। यही एक सत्य है। और इस देश में आप देखते हैं ठग लुटेरे और यही सब आगे बढ़ रहे हैं और यही सब जलवे कर रहे हैं। आपको याद होगा किरण पटेल का, नरेंद्र मोदी का बड़ा खास, और वो जाता है आधा दर्जन बार मीटिंगें लेता है अफसरों की, कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य, और साहब जेट प्लस सिक्योरिटी लेके घूमता है। कोई कुछ पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला। ये तो कहिए वह एक डीसी था जिसे उसने डांट दिया, जिस पर उसने मेल भेज दी और एक सच सामने आ गया, नहीं तो शायद वो ना जाने क्या क्या कर देता। और उसने किया भी, उसके रहते ही बहुत सारी घटनाएं भी हुई। तो यह भी आप समझ, तो इस तरह की स्थिति हो तो चिंता करना पड़ता है, और जब यह चिंता हो तो आप समझ सकते हैं। इसलिए आज देश बचाने की जरूरत है, उसके लिए जरूरत है अडानी के स्कैम को सामने लाने की जरूरत है, जिसने लाखों करोड़ रुपया इस देश का दबा लिया है। ऐसे लोगों को आप क्या कहें। तो देश यदि सर्वोपरि है, देश की सेहत सुधारनी है, देश को बनाना है, तो आपको देश के बारे में सोचना होगा। आपको पहचानना होगा इस देश की सेहत किसने खराब की है, और जिसने खराब की है हमें उसका इलाज करना होगा। और यदि इलाज नहीं करेंगे तो आपका बीमार होना तय है, आपके बच्चों का बीमार होना तय है, और देश का बीमार होना तय है। क्योंकि फिर से एक कोरोना का संकट सामने खड़ा हो रहा है या खड़ा किया जा रहा है। आज केंद्र सरकार ने मीटिंग करके बता दिया है, तो आप समझिए। और यदि आप बात करेंगे अमित शाह की भाषा में, तो क्रोनोलॉजी समझिए, ये क्रोनोलॉजी समझिए। समझ में आए तो अच्छा, न समझ में आए तो आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाना तय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।